हेलो तो मेरी प्यारी लॉयल फैमिली। उम्मीद करता हूं कि आप सब भी बढ़िया होंगे और बरसात का मौसम चल रहा है तो बहुत ही बढ़िया सुहाना और दिल को ठंडक पहुंचाने वाला मौसम है। उम्मीद करता हूं आप मौसम को खूब बढ़िया एंजॉय कर रहे होंगे। अच्छा, ये तो बताइए कि आप कौन से शहर में हैं और आपके शहर में कैसी बारिश फिलहाल में चल रही है। अच्छा तो साथियों, अब मैं आज की स्टोरी की बात करूं तो आज जो स्टोरी हमारे साथ आई है वह दिल्ली के रहने वाले एक शख्स की है जिसने बहुत कम उम्र में ही अपने माँ बाप को खो दिया था और उसके बाद उसके पिता ने दूसरी लड़की से शादी कर ली। यानी अब उसके पास सौतेली माँ आ गई थी। अब क्योंकि सौतेली माँ से उसे उतना प्रेम नहीं मिला जो उसे अपनी असली माँ से मिल पाता, तो उसका बचपन काफी संघर्ष में बिता। लेकिन क्योंकि उसके पास काफी सारी जायदाद थी और सौतेली माँ को हमेशा से उसके लिए दुर्भावना रही कि उसके अपने बेटों के हिस्सों में से उसे दूसरे बेटे को भी हिस्सा देना पड़ेगा, तो उसके खिलाफ हमेशा कुछ ना कुछ षड्यंत्र रचती रहती थी। लेकिन बाद में किसी कारणवश उसकी सौतेली माँ की मृत्यु हो जाती है और साथ साथ ही उसके पिता भी खत्म हो जाते हैं। और यहीं पर असली खेल शुरू होता है, क्योंकि जो उसकी सौतेली माँ थी वह अब एक आत्मा बन चुकी थी और उसकी आत्मा को मुक्ति नहीं मिल रही थी और उसके अंदर बहुत ही ज्यादा बदले की भावना थी, क्योंकि जीते जी भी उसके अंदर दुर्भावना बनी हुई थी। और अब एक प्रेत आत्मा के रूप में भटकने के बाद तो बदला लेने के लिए काफी ज्यादा आतुर थी और उसने उस लड़के की लाइफ में बहुत बड़ी प्रॉब्लम खड़ी कर दी। अच्छा, तो जो भी साथी पहली बार आए हैं उनको भी मैं यकीन दिलाना चाहूँगा कि आप जो भी स्टोरी सुन रहे हैं वह वाकई में बहुत ही भयानक रहने वाली है। और मैं आपके लिए इससे पहले भी बहुत ही भयानक और रियल हादसों की कई स्टोरी बताई है। तो इसी प्रकार की स्टोरी को सुनने के लिए आप हमारी फैमिली का हिस्सा ज़रूर बन जाइए। अच्छा चलिए, आज की स्टोरी शुरू करते हैं। वीर काफ़ी पैसे वाले घर का लड़का था। दिल्ली में वो अकेला ही अपने मामा मामी के पास रह रहा था। यूं तो उसके परिवार में उसके माता पिता और भाई सब थे, लेकिन एक एक करके सब काल के गाल में समा गए। वीर की उम्र अभी 17 की ही थी और इतनी कम उम्र में उसने ये सब देख लिया था। इसके कारण उसके मामा मामी उसे अपने पास ले आए थे। वीर के पिता की काफी जमीन जायदाद थी जिसका मालिक अब वीर अकेला था और कह नहीं सकते, लेकिन शायद यही कारण था कि उसके मामा मामी उसे अपने पास ले आए थे। आप लोग सोच रहे होंगे कि मैंने ऐसा क्यों कहा कि वीर के मामा मामी ने पैसों की वजह से उसे अपना पास रखा है। तो मैं आपको बता दूं, तो वीर की माँ जब मरी थी तो वीर उस समय 4-5 साल का था और उसके बाद तो उसके मामा मामी ने वीर को मुड़कर भी नहीं देखा। खैर, आगे बढ़ते हैं। वीर अब इतनी सारी संपत्ति का अकेला वारिस था और उसकी मामी चाहती थी कि इस संपत्ति का कुछ हिस्सा उन्हें मिल जाए, इसलिए वो वीर से बहुत प्यार से बात करती थी। वीर भी अपने मामा मामी के पास आकर अपने परिवार के बारे में सब भूलकर दोबारा से जीने की कोशिश करने लगा। वीर को पढ़ना लिखना नहीं आता था, इसलिए उसके मामा मामी इस बात का फायदा उठाकर कभी कभार चेक पर झूठ बोलकर उसके अंगूठे के निशान ले लेते थे। उसके मामा मामी की तो अब मजे हो गई थी, क्योंकि गांव में वीर के नाम जितनी भी जमीन थी उस पर खेती की जा रही थी और आधे से ज्यादा पैसा उसके मामा मामी रखकर बाकी पैसा वीर के अकाउंट में डलवा देते। वीर को उनके इस षड्यंत्र का पता ही नहीं चला और 2-3 साल निकल गए और अब वीर 22 साल का हो चला था। उसकी मामी सुगंधा वीर की शादी नहीं करवाना चाहती थी, क्योंकि अगर वीर शादी कर लेगा तो उसके सोने का अंडा देने वाली मुर्गी पर किसी और का हक हो जाएगा और उसकी पत्नी उसे उन्हें कुछ भी देने नहीं देगी। लेकिन दुनिया बिरादरी के सामने उसे दिखावा तो करना ही था, इसलिए अब वो उसके लिए किसी अनपढ़ और कम समझदार लड़की की तलाश करने लगी थी। इन्हीं सब के दौरान वीर दिल्ली में ही एक दुकान पर रिपेयरिंग का कामकाज सीखने लगा। उसके पास भले ही उसके पिता की काफ़ी संपत्ति थी, लेकिन वो चाहता था कि कोई हुनर उसके हाथ में भी हो, क्योंकि पढ़ाई लिखाई तो वो कर नहीं पाया था, लेकिन वो कुछ तो सीखना चाहता था और अब तक उसने काफ़ी कुछ सीख लिया था। उसकी लाइफ ऐसे ही चल रही थी कि एक दिन अचानक वो जिस दुकान में काम करता था उसमें एक लड़की अपना मोबाइल रिपेयर करवाने आई। उस समय दुकान का मालिक दुकान पर नहीं था,
इसलिए वो पूरी ही दुकान वीर के ही भरोसे थी। वीर ने उस लड़की से औपचारिक बातचीत की और इस दौरान उसका ध्यान बार बार उस लड़की के चेहरे की ओर जा रहा था। वो लड़की इतनी खूबसूरत थी कि वीर अपने आप को उसे देखने से रोक ही नहीं पाया, लेकिन उस लड़की ने उसकी ओर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया और वो अपना मोबाइल देकर कल आने का बोलकर वहां से चली गई। ये पहली बार था कि वीर ने किसी लड़की को ऐसे देखा था, लेकिन जहां वो लड़की इतनी सुंदर और सलीके से रहने वाली थी, वहीं वीर बिल्कुल साधारण दिखता था। वो साधारण पेंट कमीज पहनता था, आजकल के लोगों की तरह जीन्स टी शर्ट नहीं। वीर चाहता था कि वो लड़की भी उसके ऊपर ध्यान दे, इसलिए अब वो अपने आप को थोड़ा संवारना चाहता था। उसने उस लड़की का फोन बनाया और शाम को जल्दी घर जाने को निकल पड़ा। उसने रास्ते से अपने लिए नए कपड़े और जूते लिए और सलून जाकर खुद को थोड़ा ग्रूम भी किया। जहां पहले वीर काफी साधारण लगता था, अब वीर काफी बदला हुआ लग रहा था। और जब वो ऐसे घर आया तो उसके मामा मामी उसे देखते ही रह गए। वीर को इस तरह से देखकर सुगंधा को लगने लगा था कि हो ना हो कोई बात तो जरूर है, तभी ये इस तरह से खुद को बदल रहा है। ये सब देखकर सुगंधा उससे बोली, अरे बेटा, ये तुमने खुद का क्या हाल कर लिया है? तुम ऐसे बिल्कुल अच्छे नहीं लग रहे, तुम पहले ज्यादा सही लग रहे थे। ये सुनकर वीर ने उनसे कहा, अगर ऐसा है तो कल से अपने तीनों बच्चों को भी मेरी तरह ही रखो। क्यों आरव, जैसे पहले मैं रहता था वैसे ही बनकर तुम कल से कॉलेज जाओगे। ये सुनकर सुगंधा का बेटा आरव बोला, अरे मुझे ऐसा चप्पू बनकर नहीं जाना, ये सब तो पुराने जमाने के लोग रहते थे, अभी तो मेरी उम्र ही क्या है। ये सुनकर वीर ने सुगंधा को घूरा और कहा, खुद के बच्चों को तो इतने महंगे महंगे कपड़े पहनाती हो और हमारे लिए ऐसे कपड़े लाती हो, जबकि पैसा तो हर महीने गिनकर 25,000 लेती हो। ये सुनकर सुगंधा झेंप गई और बोली, बेटा तुझे पहले कभी ऐसे नहीं देखा ना, और आरव तो हमेशा से ही ऐसा था इसलिए ऐसा कहा, लेकिन अगर तुझे ऐसे रहना है रह, मना कौन कर रहा है। इसके बाद सुगंधा वहां से रसोई में चली गई और रात को देवेंद्र से बोली, ये लड़का हाथ से निकल रहा है, इसका कुछ करना पड़ेगा, नहीं तो ये किसी चालाक लड़की को हमारे सिर पर लाकर पटक देगा, फिर हम हर महीने जो पैसे इससे हड़पते हैं वो मिलने से रहे। ये सुनकर देवेंद्र कुछ सोचते हुए बोला, एक काम करते हैं कि इस लड़के की जल्द से जल्द किसी कम दिमाग की लड़की से शादी करवा देते हैं। तुम एक काम करो, तब तक कैसे भी करके वीर के दिमाग में ये बात डालती रहो कि आजकल लड़कियां काफी तेज हैं, इसलिए समझदार लड़की से शादी करने से अच्छा है कि किसी कम दिमाग की लड़की से शादी करे। सुगंधा को ये बात जच गई और वो सुबह सुबह ही वीर के सामने अपने बच्चों और पति से किसी भी बंदे की बात करने लगी और बोलने लगी कि उसने प्यार में पड़कर ऐसी लड़की से शादी कर ली जिसने कुछ ही दिनों में उसका सब कुछ लूटकर अपने किसी साथी के साथ भाग गई। वीर सब सुन रहा था, लेकिन जब वो लोग उससे कुछ नहीं बोल रहे थे तो उसने भी बोलना सही नहीं समझा। वो उस दिन नाश्ता करके जल्दी निकल गया, क्योंकि उसे उस लड़की से मिलने की जो जल्दी थी। वो जल्दी आ तो गया था, लेकिन वो लड़की तो अपने समय पर ही आने वाली थी। दोपहर के समय वो लड़की अपना मोबाइल लेने वापस आई। आज वीर कल से काफी अलग लग रहा था। वो आज किसी फिल्म के हीरो से कम नहीं लग रहा था, इसलिए आज उस लड़की का ध्यान भी उसके ऊपर गया। वीर को ये देखकर काफी अच्छा लग रहा था और उसने मौका देखकर उस लड़की से बात करना शुरू कर दिया। वीर बात करने में भी काफी अच्छा था, लेकिन उससे बात करने के दौरान उस लड़की को समझ आ गया था कि वीर काफी अच्छा और सीधा इंसान है। बातचीत के दौरान उस लड़की ने बताया कि उसका नाम रीवा है और वो अभी कॉलेज में पढ़ रही है। बातों बातों में वीर ने उसे बताया कि वो पढ़ा लिखा नहीं है, लेकिन उसके पढ़ने की काफी इच्छा है। इसी दौरान रीवा और वीर ने एक दूसरे को अपना नंबर दिया और फिर रीवा वहां से चली गई। वीर रीवा को पसंद करता था और उसके मन में इस बात की उम्मीद थी कि आज नहीं तो कल रीवा भी उसे चाहने लगेगी। दोस्तों, ये जरूरी नहीं कि कोई किसी को पसंद करता हो तो सामने वाला भी उसे पसंद करेगा, और यही वीर के साथ भी हो रहा था। रीवा ने उससे दोस्ती तो कर ली थी, लेकिन वो इससे ज्यादा उसे कुछ नहीं समझती थी। इसी तरह से दिन बीत रहे थे और रीवा और वीर ऐसे ही अच्छे दोस्त रहे
इन्हीं सब के दौरान उसके मामा ने एक दिन वीर से कहा कि वो उसकी शादी करवाना चाहते हैं और इसके लिए उन्होंने एक लड़की भी देख ली है और छुट्टी वाले दिन वो उससे जाकर मिल लें। लेकिन वीर रीवा से प्यार करता था, इसलिए उसने शादी के लिए फौरन मना कर दिया। सुगंधा और देवेंद्र ने उसे काफी समझाने की कोशिश की, लेकिन वह समझने को तैयार ही नहीं था और फिर कुछ देर बाद उसने उन्हें बता दिया कि वह रीवा से प्यार करता है और उसी से शादी करना चाहता है। यह सब सुनकर सुगंधा को गुस्सा तो काफी आया, क्योंकि उसे पहले से ही इस बात का शक था, लेकिन आज उसका शक यकीन में बदल गया। लेकिन अभी उस पर गुस्सा करने का कोई फायदा नहीं था और उसने उसे प्यार से समझाने का सोचा। सुगंधा ने कहा, अगर तुझे कोई और पसंद है तो तू हमें उसके बारे में बता दे, हम तेरी उससे शादी करवा देंगे। लेकिन हम नहीं चाहते कि तेरी जिंदगी आगे खराब हो। आजकल की लड़कियां बहुत तेज हैं, जो भोले वाले लड़कों को अपने जाल में फंसा लेती हैं और फिर उनकी जिंदगी नरक से बदतर कर देती है। हम तेरी उससे शादी करवा देंगे, लेकिन एक बार सब जान समझ लो, उसके बाद ही कोई कदम उठाना। सुगंधा यह सोच रही थी कि वह कुछ ही समय में उस लड़की को वीर की नजरों में गलत साबित कर देंगी, लेकिन उसे नहीं पता था कि उसे ऐसे करने की जरूरत ही नहीं थी। अगले दिन वीर ने रीवा को शाम के समय एक कॉफी शॉप पर बुलाया और वहां उसे अपने दिल की बात बता दी। यह सुनकर रीवा को काफी ज्यादा हैरानी हुई और उसने उसे साफ साफ कह दिया कि वह उसे पसंद नहीं करती, बल्कि उसे सिर्फ अपना अच्छा दोस्त मानती है और वह किसी और लड़के को पसंद करती है। वीर रीवा को काफी पसंद करता था और उसकी ना उससे बर्दाश्त नहीं हुई। उसने रीवा से कहा कि वह उसे हमेशा खुश रखेगा, वह जो चीज मांगेगी वह उसे देगा, लेकिन वह उसे ऐसे छोड़कर ना जाए। यह सब सुनकर रीवा को अब काफी ज्यादा गुस्सा आने लगा था और उसने वीर को एक जोरदार थप्पड़ मार दिया और उससे कहा कि आज के बाद उससे बात ना करें। बचपन से लेकर अभी तक वीर ने किसी से भी उम्मीद नहीं की थी। अब जाकर उसे लगा था कि उसके जीवन में खुशियां आएंगी, लेकिन यहां ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। कॉफी शॉप में मौजूद सारे लोग वीर के बारे में खुसूर फुसूर करने लगे थे, लेकिन वीर को इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वीर काफी ज्यादा परेशान था। कुछ देर वहां बैठने के बाद उसने बिल दिया और वहां से घर चला आया। आज वीर पहले के मुकाबले काफी ज्यादा परेशान था। उसकी परेशानी उसके चेहरे से देखी जा सकती थी। यह सब देखकर सुगंधा को यह समझते देर न लगी कि या तो इसका रीवा के साथ झगड़ा हुआ है या फिर उसने इसके प्यार को ठुकरा दिया है। उसने फिर उससे जब इस बारे में पूछा तो वीर अपने आप पर काबू न रख सका और रोते हुए उसे सब बता दिया। यह सुनकर तो मानो सुगंधा के मुंह मांगी मुराद पूरी हो गई थी। उसने दुखी लहजे में कहा, वह लड़की ही पागल थी जो तुझ जैसे हीरे को ठुकरा के चली गई। लेकिन मेरी बात मान बेटा, तू हमारी पसंद की लड़की से शादी कर ले। मैं आजकल की लड़कियों को बहुत अच्छे से जानती हूँ, वो बहुत तेज होती है और तू तो यह बात जानता ही है कि तेरी सौतेली माँ भी कितनी तेज थी कि तुझे तेरे ही घर में नौकर बनाकर रख दिया था, और मैं नहीं चाहती कि अब ऐसा कुछ हो। तू अपने घर में बिल्कुल मलिक की तरह रहे, इसलिए मैंने तेरी शादी एक ऐसी लड़की से तय की है जो सिर्फ तेरे हिसाब से चलेगी। तू जैसा कहेगा वह वैसा करेगी। यह सुनकर वीर कुछ न कह सका, क्योंकि उसके सोचने समझने की सारी शक्ति खत्म हो चुकी थी। इसलिए वह चुपचाप अपने कमरे में आ गया। उसने उस रात खाना भी नहीं खाया, हालांकि सुगंधा ने उसके कमरे में खाना दिया था, लेकिन उसने उस खाने को हाथ भी नहीं लगाया। अगले दिन देवेंद्र और सुगंधा ने वीर के कमरे में देखा कि वीर बिस्तर पर बेहोश पड़ा है और उसके मुंह से झाग भी निकल रहा है। यह सब देखकर उन दोनों पति पत्नी के पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि उन्होंने कभी भी यह नहीं सोचा था कि वीर इस तरह का कोई कदम उठा लेगा, और अगर वीर मर जाता है तो इसकी जितनी भी संपत्ति थी वह उसके किसी रिश्तेदार को नहीं मिलेगी, बल्कि सरकार को चली जाएगी। संपत्ति के बारे में सोच सोचकर उन दोनों पति पत्नी के हाथ पांव फूलने लगे थे, इसलिए उन्होंने जल्दी से वीर को अस्पताल पहुंचाया। वीर ने कोई जहरीली चीज खाकर अपनी जान देने की कोशिश की थी, लेकिन सही समय पर उसके मामा मामी उसे डॉक्टर के पास ले आए थे, जिस वजह से उसकी जान बच गई थी।
उसके मामा मामी को पता चल चुका था कि फिलहाल वीर से शादी की बात करना सही नहीं होगा। पहले उसका दिमाग उस लड़की से हटाना पड़ेगा, उसके बाद ही आगे कुछ सोचना पड़ेगा। वीर ठीक होकर घर तो आ गया था, लेकिन अब वो काफी गुमसुम रहने लगा था। वह काम पर भी नहीं जाता था। वह बस पूरा दिन अपने कमरे में चुपचाप बैठा रहता था। इस दौरान सुगंध इस बात का ख्याल रखती कि उसके कमरे में थोड़ी थोड़ी देर में आती जाती रहे, ताकि वह दोबारा से ऐसा कुछ ना कर सके। ये सब देखकर देवेंद्र को काफी गुस्सा आया और उसने एक तांत्रिक को काफी पैसा देकर रीवा के ऊपर कोई टोटका करवाया। उसने ये टोटका इसलिए करवाया था ताकि रीवा इन सब के कारण परेशान होकर यहाँ से काफी दूर चली जाए। इन सब को लगभग 4-5 दिन हुए होंगे कि एक रात रीवा जब अपने कमरे में सो रही थी, तब उसे अचानक कोई अजीब सी आवाज सुनाई दी। वह आवाज सुनकर रीवा ने जब अपनी आंखें खोली तो उसने पाया कि वहां कोई भी नहीं था। उसने सोचा कि वह लाइट जलाकर देखें, इसलिए वह लाइट चलाने के लिए अपने बिस्तर से उठने की कोशिश करने लगी, लेकिन न जाने क्यों वह उठ ही नहीं पा रही थी। ठीक इसी दौरान उसने महसूस किया कि उसकी कमर को किसी ने जकड़ा हुआ है। वो हाथ बिस्तर के नीचे से आ रहे थे। यह देखकर रीवा काफी ज्यादा घबरा गई और चीखने लगी। उसने उन हाथों से अपने आप को छुड़वाने की काफी कोशिश की, लेकिन उन हाथों की पकड़ काफी ज्यादा मजबूत थी। रीवा चीखते हुए उनकी पकड़ से आजाद होने की कोशिश कर रही थी, लेकिन हो नहीं पा रही थी। ठीक इसी दौरान वह हाथ उसकी कमर पर पहले से ज्यादा कस गए और उसे बिस्तर के अंदर खींचने लगे। इन सब से रीवा काफी ज्यादा घबरा गई, लेकिन वह इसमें कुछ भी कर नहीं पा रही थी। देखते ही देखे उसे उसका दम घुटता हुआ महसूस हुआ। उसने महसूस किया कि वह उसे बिस्तर के अंदर ले जा रही है। उसने अपने हाथों से आसपास का बिस्तर पकड़कर रोकने की काफी कोशिश की, लेकिन उसकी कोशिश नाकामयाब रही। ठीक अगले ही पल उसके कमरे का दरवाजा किसी ने खटखटाया। इसी के साथ ही रीवा ने महसूस किया कि वहां ना तो कोई हाथ था और ना ही कुछ ऐसा, बल्कि वह तो अपने बिस्तर पर आराम से लेटी हुई थी। रीवा को अच्छे से याद था कि यह सब उसने सपने में नहीं देखा था, बल्कि असली में हुआ था। फिर अचानक से न जाने कैसे सब सामान्य हो गया। रीवा इस बारे में ज्यादा न सोचते हुए दौड़कर अपने बिस्तर से उठी और दरवाजा खोल दिया। उसके घर वालों ने उससे पूछा कि आखिर क्या हुआ, वह ऐसे इतनी रात में चीख क्यों रही है। तब रीवा ने उन्हें बताया कि उसके साथ अभी क्या क्या हुआ। यह सब सुनकर उसके घर वालों को काफी ज्यादा हैरानी हुई, क्योंकि अगर ऐसा होता तो बिस्तर पर कोई तो निशान होते, जबकि यहां तो ऐसा कुछ भी नहीं था। उन लोगों ने सोचा कि हो ना हो रीवा ने सपना देखा होगा, इसलिए उन्होंने उसे समझाया और समझा बुझाकर दोबारा सुला दिया। रीवा को डर के मारे नींद नहीं आ रही थी। पूरी रात उसे यह लगने लगा कि कहीं वह उसे दोबारा से उस बिस्तर से अंदर ना खींच ले, इसलिए वह बिस्तर से उठकर जमीन पर आ गई और अब उसने पूरी रात वहीं जमीन पर बैठे बैठे ही बिताई। वह इसी फिराक में थी कि न जाने कब सुबह हो। ठीक इसी दौरान अनीता अपने घर पर अपने बिस्तर पर सो रही थी। इस दौरान उसकी छोटी बहन भी उसके साथ ही सो रही थी, लेकिन देर रात अचानक से अनीता को एक तेज झटका लगा और वह जमीन पर गिर पड़ी। अनीता को कुछ अजीब सा लग रहा था। उसे कोई अजीब सी ताकत अपने शरीर में घुसने की कोशिश करती महसूस हो रही थी। अनीता अपना पूरा जोर लगा रही थी कि वह उसे अपने शरीर में घुसने ना दे, लेकिन हर गुजरते समय के साथ अनीता कमजोर पड़ने लगी थी और एक समय ऐसा आता है कि वह शक्ति पूरी ताकत के साथ अनीता के शरीर में समा गई। वहीं दूसरी तरफ सुबह होते ही रीवा दौड़कर बाहर आई और अब वह हमेशा सब लोगों के साथ ही रहने लगी थी। उसे अकेले रहने से डर लगने लगा था। यह सब कुछ दिनों तक चला, लेकिन कुछ दिनों बाद जब उसने काफी सोचा तो उसे लगा कि यह सब सपना ही होगा और वह सामान्य रहने की कोशिश करने लगी। लेकिन इसके एक आध दिन बाद जब वह बाथरूम में नहा रही थी, तब अचानक ही उसके शावर में से पानी की जगह खून आने लगा। ये देखकर रीवा ने जल्दी से एक तौलिया लपेटा और चीखते हुए बाहर आ गई। अब तक उसके सारे घर वाले भी इकट्ठा हो चुके थे। उसकी माँ ने उसे चादर में लपेटा और उससे पूछा कि आखिर क्या हुआ, वह ऐसे बाथरूम से बाहर कैसे आ गई। तब रीवा ने उन्हें सारी बात बता दी। जब उन लोगों ने बाथरूम के अंदर जाकर देखा
तो पाया कि बाथरूम बिल्कुल सामान्य था और यहाँ तक कि वहाँ आसपास खून भी नहीं था, और अगर वहाँ खून होता तो रीवा उस शावर के नीचे नहा रही थी, तो उसके ऊपर भी तो खून होना चाहिए था, लेकिन वह भी एकदम साफ थी। रीवा के पिता को लगने लगा था कि शायद रीवा का दिमागी संतुलन हिल गया है, इसलिए वह ऐसी बहकी बहकी बातें कर रही है, और इसलिए उन्होंने सोच लिया था कि वह रीवा को किसी दिमाग के डॉक्टर के पास लेकर जाएंगे। रीवा सबसे यही कह रही थी कि वह पागल नहीं है, लेकिन कोई मानने को तैयार नहीं था। पर यह बात जब रीवा के बॉयफ्रेंड सुदीप को पता चली कि रीवा को इस तरह की चीज दिखाई देती है, तो उसने भी रीवा से दूरी बना ली। इस बात से रीवा को काफी ज्यादा गुस्सा आया, क्योंकि इन सब में उसकी कोई गलती नहीं थी। उसे तो समझ ही नहीं आ रहा था कि उसके साथ यह क्या हो रहा है। तब डॉक्टर ने बताया कि रीवा बिल्कुल स्वस्थ है, उसे किसी भी तरह की कोई मानसिक बीमारी नहीं है। यह सुनकर उसके माता पिता ने राहत की सांस ली, लेकिन वही आस पड़ोस के लोग अब रीवा के बारे में बातें बनाने लगे थे कि रीवा शायद पागल है। हालांकि उसके माँ बाप ने सबको बताया कि वह एकदम ठीक है, लेकिन झूठी अफवाहें बहुत जल्दी फैलती है। इन झूठी अफवाहों के कारण रीवा अब काफी परेशान रहने लगी थी, और हैरानी की बात यह थी कि रीवा को अब इस तरह की कोई चीज दिखाई नहीं दे रही। रीवा के दोस्त अब उसके मुंह पर तो अच्छा बनते, लेकिन उसकी पीठ पीछे उसकी बुराई करते नहीं थकते थे। और हद तो तब हो गई जब रीवा की ही बेस्ट फ्रेंड अनीता और उसका बॉयफ्रेंड सुदीप एक दूसरे को डेट करने लगे। यह सुनकर रीवा को काफी ज्यादा गुस्सा आया और उसकी अनीता से काफी लड़ाई भी हो गई। तब अनीता ने उसके मुंह पर ही उसे बोल दिया कि तू तो पागल है और तेरे साथ सुदीप जैसा लड़का क्यों रहेगा। यह सुनकर उसे काफी ज्यादा गुस्सा आया, लेकिन वह बोले भी तो आखिर बोले क्या। वह चुपचाप घर आ गई और इन सब से गुस्से में आकर उसने मोबाइल पटक दिया, जिसके कारण उसका मोबाइल खराब हो गया। मोबाइल पर गुस्सा निकालने के बाद उसे थोड़ी शांति मिली और फिर उसने वह मोबाइल उठाया और वापस उसे रिपेयर के लिए ले जाने लगी। वो अपना मोबाइल दोबारा उसी दुकान पर लेकर गई जहां पर वीर काम करता था। वीर अब तक वापस काम पर आने लगा था और रीवा को अपने सामने देखकर उसने उसका हालचाल लिया, क्योंकि अब तक उसे भी पता चल चुका था कि रीवा की दिमाग की हालत सही नहीं है। ये सुनकर रीवा अपने आप को रोक ना सकी और रोने लगी। रीवा अभी काफी मानसिक तनाव से जूझ रही थी और उसको समझने वाला कोई भी नहीं था। और जब वीर ने उसके बारे में पूछा तो वह अपने आप को संभाल ना सकी और रोने लगी, और रोते रोते उसने सारी बात बताई। वीर ने उसकी सारी बातों को सुना और फिर कहा, जो हो गया उसे बदला नहीं जा सकता, लेकिन तुम्हें अब यह कोशिश करनी पड़ेगी कि यह सब तुम्हारे साथ आगे ना हो, और तुम्हें सोचना चाहिए कि अच्छा ही है कि वह लड़का तुम्हारी जिंदगी से निकल गया, क्योंकि जब वह अभी तुम्हारा साथ नहीं दे पा रहा तो आगे तुम्हारा साथ क्या देगा। रीवा को भी उसकी बात सही लगी और उसने सोच लिया था कि वह अपने घर पर इस बारे में बात करेगी, ताकि उसे दोबारा से इस तरह की कोई समस्या ना हो। उसने अपने घर पर इस बारे में बात की। तब उसकी माँ ने उसके पिता से कहा कि हो ना हो किसी ने हमारी बेटी के ऊपर कुछ किया है, तभी उसके साथ वह सब हुआ। हमें किसी बाबा से बात करके इसके लिए कोई ताबीज बनवाना चाहिए, ताकि वह सब दोबारा ना हो, क्योंकि अभी तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर दोबारा से इसके साथ वही हुआ और इस बार किसी भूत प्रेत के जाल में यह फंस गई, तब हम क्या करेंगे। उसके पिता को भी यह बात ठीक लगी और फिर वह किसी तांत्रिक की तलाश करने लगे। 2-3 दिनों में उनकी तलाश एक तांत्रिक पर जाकर पूरी भी हो गई और उस तांत्रिक ने रीवा के लिए एक ताबीज बना दिया। इसके लिए उस तांत्रिक ने रीवा के माता पिता से काफी पैसा लिया। रीवा ने वह ताबीज पहन लिया था, लेकिन हर रोज अनीता और सुदीप को एक साथ देखकर उसे काफी ज्यादा गुस्सा आता था। अनीता को भी शायद उसे इस तरह से चिढ़ाने में मजा आ रहा था कि क्योंकि वह जानबूझकर उसके सामने जाती थी। अब रीवा ने सोच लिया था कि इन दोनों को मजा चखाना पड़ेगा। रीवा ने सोचा कि अगर वह सुदीप को यह दिखाए कि वो भी किसी के साथ रिश्ते में है, तो फिर शायद वह जलन में आकर वापस उसके साथ हो जाए। लेकिन यहाँ समस्या यह थी कि रीवा अपने आसपास मौजूद लोगों को बहुत अच्छे से जानती थी
उनमें से कोई भी भरोसे के लायक नहीं था। अगर वह उनमें से किसी के साथ नाटक करती तो फिर वो लोग न जाने उससे क्या डिमांड करते। इसलिए उसे इन सब के लिए वीर सबसे सही लगा। वीर काफी सीधा साधा लड़का था और वो हमेशा उसकी मदद करता था। उसे पता था कि वह ऐसा नहीं कर सकता था, इसलिए उसने उसके साथ प्यार का नाटक करने की सोची। जब रीवा ने उससे कहा कि वह उससे प्यार करती है तो वीर तो हवा में ही उड़ गया। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि रीवा उसके साथ थी। वीर रीवा को काफी खुश रख रहा था। वह उसे महंगे महंगे तोहफे देता, यहाँ तक कि उसने रीवा को आईफोन, महंगे महंगे कपड़े, सोने के गहने तक दिलवाए थे। रीवा जब कॉलेज में अपना नया आईफोन लेकर गई तो सभी लोगों की आंखें फटी की फटी रह गई थीं, क्योंकि सब जानते थे कि रीवा एक साधारण घर की लड़की थी। उसके पास इतना पैसा नहीं था कि वह आईफोन पर खर्च कर सके। ये सब देखकर उसकी सहेलियां उससे पूछती कि आखिर तेरे पास ये सब कहां से आया। तब रीवा काफी घमंड के साथ कहती कि यह सब उसे उसके बॉयफ्रेंड ने दिलाया है। वो उससे बहुत प्यार करता है और वह जिस चीज पर हाथ रख दे वह उसे ला देता है, और अच्छा ही हुआ कि उसका सुदीप से ब्रेकअप हो गया। कहाँ वो कंगाल मुझे किसी महंगे रेस्टोरेंट में खाना भी नहीं खिलाने ले जाता था। ये सब सुनकर सुदीप को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा है, लेकिन वह कर ही क्या सकता था, क्योंकि उसने ही तो रीवा को छोड़ा था। फिर उसने सोचा कि वो वीर को रीवा के बारे में उल्टा सीधा बोलेगा ताकि वह उसे छोड़ दे, और यही सोचकर अगले दिन वह वीर के पास गया। उसने वीर से कहा कि रीवा अच्छी लड़की नहीं है। उसके कॉलेज के कई लड़कों के साथ अफेयर थे और इसी वजह से उसने रीवा को छोड़ा था, और वीर उसे भले घर का लगता है, इसलिए वह उसे सब बता रहा है। आगे उसकी मर्जी है। यह बोलकर सुदीप वहां से चला गया। उसी दिन शाम को वीर ने इस बारे में रीवा से बात की। यह सुनकर रीवा को काफी ज्यादा गुस्सा आया, क्योंकि उसके लिए ही तो रीवा यह सब कर रही थी और वो उसे कैरेक्टरलेस साबित कर रहा था। सुदीप ने आसपास के सभी लोगों में यह बात फैला दी और अब रीवा के घर वाले उसे डांटने लगे थे कि वह कॉलेज पढ़ने जाने के बहाने यह सब कर रही है। रीवा के घर वाले अब उसे घर पर रखने लगे थे और उन लोगों ने सोच लिया था कि जल्दी से कोई अच्छा लड़का देखकर उसकी शादी करवा देंगे। अब रीवा को यह लगने लगा था कि किसी भी अनजान इंसान से शादी करने से अच्छा है कि वह वीर से ही शादी कर ले, और वीर उसकी मुट्ठी में भी रहेगा, और उसे भी पता था कि वीर उससे कितना प्यार करता है। यही सब सोचकर उसने रो रो कर वीर को सारी बात बताई। वीर ने उसे कहा कि वह चिंता ना करे, वह उसके घर वालों से इस बारे में बात करेगा। अगले दिन वीर अपने मामा मामी के साथ रीवा के घर आए, रीवा का हाथ मांगने के लिए। वीर उनसे थोड़े ऊंचे खानदान का था, ऊपर से पैसे वाला भी था, और जब वो लोग सामने से यह रिश्ता लेकर आए तो वह मना नहीं कर पाए, क्योंकि उन्हें इससे अच्छा रिश्ता और कहाँ मिलता। रीवा और वीर की शादी आखिरकार तय हो गई। जिस दिन रीवा की शादी थी उसी दिन सुदीप उसके घर आया और उसे अकेले में कुछ बात करने के लिए कहा। रीवा उससे पहले से ही काफी ज्यादा गुस्से में थी, इसलिए उसने उसे एक थप्पड़ जड़ दिया और कहा कि वह यहां से निकल जाए, उसे उससे कोई बात नहीं करनी। सुदीप बार बार उससे बोलता रहा, लेकिन रीवा ने उसकी कोई बात नहीं सुनी और उसे वहां से बाहर निकालने लगी। अब बाहर जाते जाते सुदीप ने कहा, यह शादी मत करना रीवा, वह लड़का बहुत बड़ा झूठा है। यह सुनकर रीवा के पिता को काफी ज्यादा गुस्सा आता है। उन्होंने उसे जल्दी से बाहर निकाल दिया। उसके बाद वह रीवा से बोले, मैंने वीर के बारे में सब पता किया है, वह काफी अच्छा लड़का है। यह लड़का हो ना हो तुमसे जल रहा है, इसी वजह से यह ऐसा कर रहा है। तुम उसकी बात पर ध्यान मत देना, तुम हमेशा वीर के साथ खुश रहना। रीवा ने हाँ में अपनी गर्दन हिला दी और उसी दिन शाम के समय रीवा और वीर की शादी हो गई। शादी के बाद वीर उसका पहले से ज्यादा अच्छे से ख्याल रख रहा था। उसने उसके लिए घर में नौकरानी भी लगवा दी थी ताकि उसे कोई काम न करना पड़े, और वह उसे कहता कि उसे जो भी चीज करनी है वह कर सकती है। तब रीवा ने उसे दोबारा से पढ़ने की बात की। वीर मान तो गया, लेकिन उसने कहा, तुम पढ़ने जा तो रही हो, लेकिन बाहर वालों की बात पर ध्यान मत देना, क्योंकि तुम्हें पता ही है कि तुम्हारे आसपास लोगों की जलने वालों की कमी नहीं है।
यहाँ तक कि मेरी सगी मामी भी तुमसे जलती है। अगर तुम्हें कोई भी बात जाननी समझनी हो तो डायरेक्ट मुझसे बात करना। रीवा इसके लिए मान गई और वह दोबारा से कॉलेज जाने लगी। उसे वापस कॉलेज में देखकर अनीता उसके पास आई और बोली, अच्छा किया जो तू वापस पढ़ने आ गई। हमने तुमसे बात करने की बहुत कोशिश की, लेकिन तू है कि कुछ सुनना ही नहीं चाहती। यहां तक कि जब सुदीप तुझसे मिलने गया तो तूने उसे ही बाहर निकाल दिया। अब वह सब छोड़ और मेरी बात ध्यान से सुन। तू एक बहुत बड़े मायाजाल में फंस चुकी है और वह मायाजाल और कोई नहीं बल्कि तेरे पति वीर ने रचा है। उसने न जाने मेरे और सुदीप के ऊपर क्या क्या किया, जिससे कि हम लोग वह सब कर रहे थे जो हम करना भी नहीं चाहते थे। यह सुनकर रीवा को काफी ज्यादा हैरानी हुई। अब इससे पहले कि वह कुछ बोलती, उसे याद आया कि कैसे कुछ समय पहले सुदीप ने उसे बदनाम करने की कोशिश की थी, जिसकी वजह से उसकी पढ़ाई भी बंद करवा दी गई थी। आज वीर उसके साथ नहीं होता तो न जाने वह किसके साथ ब्याह दी गई होती, जो कि शायद उसे पढ़ने ही ना देता और इन सब अफवाहों की वजह से उसे अपने ससुराल में जली कटी भी सुननी पड़ती। यह सब सोचकर रीवा ने उससे कहा, इतनी बेवकूफ मैं भी नहीं हूं कि मैं अपना अच्छा बुरा ना समझ सकूं। कितने समय से मैं देख रही हूं कि जब मेरा बुरा समय आया तो सब लोगों ने मुझे दूरी बना ली। अब जब मैं खुश हूं तो सभी लोगों को मुझसे जलन हो रही है। मैं तुम लोगों की बातों में आकर अपना घर खराब नहीं करूंगी, और हाँ, अगर तुमने दोबारा से यही फालतू बकवास की तो याद रखना मैं पुलिस में तुम्हारी कंप्लेंट करूंगी। यह सुनकर अनीता काफी ज्यादा घबरा गई, लेकिन फिर भी उसने एक और बार रीवा से कहा, याद है कुछ समय पहले तुम्हारे साथ एक अजीब सा सीन हो गया था कि तुम्हें अजीब अजीब सी चीज दिखाई दे रही थी। तुम्हारे साथ वह सब अचानक से हुआ और उसके बाद सब बंद हो गया। यह तुम्हें कुछ अजीब नहीं लगा? तब रीवा बोली, उसके बाद मैंने गले में ताबीज पहन लिया था, जिसकी वजह से मुझे ऐसी कोई दिक्कत नहीं हुई, और यह ताबीज का आइडिया भी मुझे वीर ने ही दिया था, और तुम लोगों ने तो मेरा साथ ही छोड़ दिया था। तुम तो मेरी बचपन की सहेली थी और तुमने ही मेरे साथ यह सब किया। अब मुझे मेरे पति के खिलाफ इतना भड़काने की बिल्कुल कोशिश मत करना, वरना याद रखना मैं पुलिस में जाऊंगी और मुझे तो वीर जैसा सच्चा इंसान मिल गया, लेकिन तुम्हें मिलेगा नहीं। यह सुनकर अनीता चुप हो गई। वह नहीं चाहती थी कि उसकी भी पढ़ाई छुड़वा दी जाए, इसलिए उसने सोच लिया कि अब जब उसकी शादी हो चुकी है तो अब बोलने का कोई फायदा नहीं है। सब इसी तरह से चल रहा था कि एक रात जब रीवा की आंख खुली तो रीवा ने पाया कि वीर उसके बगल में नहीं था। यह देखकर उसने थोड़ी देर वीर का इंतजार किया, लेकिन वीर नहीं आया। रीवा को उसकी थोड़ी फिक्र होने लगी थी, इसलिए वह बिस्तर से उठी और कमरे से बाहर आकर उसे देखने लगी। बाहर आकर उसने पूरे घर में देखा, लेकिन वहां वीर कहीं भी नहीं था। वही घर का दरवाजा अंदर से लगा हुआ था, यानी कि वह बाहर भी नहीं गया था। यह देखकर रीवा सोच में पड़ गई कि आखिर वह गया तो गया कहां। ठीक इसी दौरान उसकी नजर छत की तरफ गई। वहां से उसे हल्की सी रोशनी नजर आती दिखाई दी। वह रोशनी ऐसी थी मानो आग जल रही है। यह देखकर रीवा ऊपर की तरफ जाने लगी। वह सीढ़ियों से कुछ ऊपर गई थी कि तभी अचानक उसे कुछ अजीब से मंत्रों की आवाज सुनाई दी, जो कि ऊपर की तरफ से आ रही थी। रीवा ने दरवाजे की ओर से छिपकर देखने का फैसला किया कि आखिर कौन है जो इतनी रात में ऐसे अजीब से मंत्र बड़बड़ा रहा है। उसने जब दरवाजे के पीछे से छुपकर देखा तो उसके पैरों तले जमीन ही खिसक गई थी, क्योंकि वह कोई और नहीं बल्कि वीर ही था। यह सब देखकर रीवा का तो सिर चकरा गया था। उसकी आंखों के आगे अनीता की बातें आने लगी और अब उसे लगने लगा था कि वह ना हो। अनीता की बातों में सच्चाई है, लेकिन वह नहीं चाहती थी कि वीर को पता चले कि उसे सब पता चल गया है, इसलिए वह चुपचाप वापस अपने कमरे में आकर लेट गई। लेकिन अब डर के मारे उसकी हालत खराब हो रही थी। लगभग आधे एक घंटे बाद वीर वापस कमरे में आया। इस दौरान रीवा ने सोने का नाटक किया। वीर भी सब सामान्य समझकर सो गया। अगले दिन रीवा जब कॉलेज गई तो उसने अनीता से सारी बातें पूछी। तब उसने बताया, यह सब तब से शुरू हुआ था जब तुम्हें वह अजीब सा सपना पहली बार आया था। उस रात जब मैं अपने कमरे में सो रही थी तो मुझे एक अजीब सा एहसास हुआ।
मुझे ऐसा लगा कि कोई फोर्स मेरे शरीर में घुसने की कोशिश कर रही थी। पता नहीं वह क्या था, लेकिन मैं अपनी पूरी कोशिश कर रही थी कि वह मेरे ऊपर हावी ना हो। मैं पसीने से पूरी तरह से लथपथ हो चुकी थी, लेकिन मेरी उसके सामने ज्यादा देर चल न सकी और आखिरकार वो हुआ जो मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। उसके बाद अनीता ने बताना शुरू किया कि उसे समय उसके साथ क्या हुआ था। जब रीवा ने यह सब सुना तो उसे यकीन ही नहीं हुआ, लेकिन सच उसके सामने था। अनीता ने उसे यह भी बताया, सुदीप के साथ भी ऐसा ही हुआ था। तभी हम लोग यह सब कर रहे थे, और जब हमारे शरीर पर दोबारा से नियंत्रण आया तो फिर यह सब हो चुका था। हमने तुम्हें बताने की पूरी कोशिश की, लेकिन तुम तो हमारी सुनना ही नहीं चाहती थी। वह अपने मकसद में कामयाब हो गया, लेकिन मुझे इस बात की खुशी है कि वह तुमसे बहुत प्यार करता है और वह तुम्हें परेशान नहीं करेगा। तो मैं तुमसे यही कहूंगी कि तुम उसके साथ ही रहो। रीवा को यकीन नहीं आ रहा था कि उसके साथ इतना बड़ा धोखा हुआ है। जिस लड़के को वह इतना सीधा साधा समझती थी, वह ऐसा निकलेगा उसकी उसने कल्पना भी नहीं की थी। रीवा का मन अब वीर से उचट सा लगा था, इसलिए वह उससे दूर दूर रहने लगी थी। वीर ने कई बार उससे उसका कारण जानने की कोशिश की, लेकिन रीवा ने उसे कुछ नहीं बताया। इसी दौरान एक दिन जब रविवार का दिन था और रीवा की छुट्टी थी, तो रीवा घर पर ही थी। तब उसकी मामी सुगंधा ने बातें बातों में उसे बताया कि कैसे वीर का भरा पूरा परिवार था और फिर अचानक से एक एक करके सब मारे गए। मरने से पहले वीर की सौतेली माँ वीर को शायद रास्ते से हटाना चाहती थी, लेकिन उससे पहले ही यह सब हो गया। पता नहीं क्यों कभी कभी यह बात मानने का दिल नहीं करता कि यह इत्तेफाक हो सकता है। यह सब सुनकर रीवा पहले से काफी ज्यादा घबरा गई। अब उसे वीर से पहले से ज्यादा डर लगने लगा था, पर वह उससे दूर ही रहना चाहती थी। इसलिए उसने अपने पिता को फोन लगाया और उनसे कहा कि वह जल्दी आ जाए, वह घर जाना चाहती है, बहुत दिन हो गए सबको देखे। यह बात सुनकर रीवा के पिता भी इसके लिए राजी हो गए और वह अगले ही दिन रीवा को वापस ले आए। वीर ने भी उसे नहीं रोका, क्योंकि उसे लगा कि हो सकता है कि उसे घर वालों की याद आ रही हो। तभी वह आजकल ऐसे कटी कटी सी रह रही थी। घर जाकर रीवा ने सारी बातें अपने घर वालों को बताई और कहा कि वो वीर से तलाक लेना चाहती है। ये सब सुनकर उनके तो पैरों तले जमीन ही खिसक गई थी। वो लोग उसकी बात मानना तो नहीं चाहते थे, लेकिन सारे सबूत इस ओर ही सारा कर रहे थे, क्योंकि यह बात सच थी कि वीर के घर वाले अचानक से ही एक एक करके मारे गए। रीवा के माता पिता उसे वापस भेजना नहीं चाहते थे, लेकिन रीवा की उससे शादी हो चुकी थी और अगर रीवा वापस नहीं जाती तो समाज में उन्हें तरह तरह की बातें सुनने को मिलती, और अभी शादी को इतना समय भी नहीं हुआ था। इसलिए वो लोग ये भी नहीं चाहते थे कि उनका तलाक हो। इसलिए उन्होंने सोचा कि कैसे भी करके अगर वीर सुधर जाता है तो वह लोग रीवा को उसके साथ भेज देंगे। उन लोगों ने वीर को घर बुलाया और ज्यादा बात ना घुमाते हुए उनसे सीधे मुद्दे की बात की। यह सब सुनकर वीर को काफी ज्यादा हैरानी हुई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर यह सब उसके बारे में ऐसा क्यों बोल रहे हैं। तब उसने साफ साफ बोल दिया कि वह ऐसी कोई हरकत नहीं करता, और रही बात उसके सभी घर वालों के मरने की, तो फिर उसे नहीं पता कि यह सब कैसे हुआ, क्योंकि जब उनकी मौत हुई थी मेरी उतनी उम्र नहीं थी कि कुछ भी जान सकता, और मुझे पढ़ना लिखना ही कहाँ आता है जो कुछ भी करूँगा। लेकिन अगर माफ़ी मांगने से मेरा घर बचता है तो फिर मैं माफ़ी मांगने को तैयार हूँ। ये सब सुनकर रीवा के पिता को लगा कि शायद अब से किसी भी तरह की कोई समस्या नहीं होगी, इसलिए उसने रीवा को उसके साथ भेज दिया। लेकिन एक रात जब रीवा दोबारा से देर रात उठी थी तो उसने देखा कि वीर आंगन में बैठकर गोल घेरा बनाकर कुछ अजीब से मंत्रों का उच्चारण कर रहा था। यह सब देखकर रीवा काफी ज्यादा घबरा गई और वापस कमरे की ओर भागी। रीवा ने सोच लिया था कि अब वो वीर के साथ एक पल भी यहाँ नहीं रुकेगी, और यही सब सोचकर वह अपने पिता को फोन लगाने के लिए मोबाइल लेने लगी। लेकिन ठीक इसी दौरान उसका हाथ वीर ने पकड़ लिया। रीवा ने पलटकर वीर की ओर देखा तो पाया कि वीर की आंखें छड़ी हुई थी और चेहरे पर बिल्कुल सपाट भाव थे। यह सब देखकर रीवा काफी ज्यादा घबरा गई।
अब इससे पहले कि वह कुछ करती, वीर ने उसे एक जोरदार थप्पड़ मारा और इसी के साथ ही रीवा बेहोश हो गई। सुबह जब उसकी आंख खुली तो उसने अपने शरीर में बहुत ही ज्यादा तेज दर्द महसूस किया। वह दर्द इतना ज्यादा था कि रीवा दर्द से कराह ही उठी थी। ये देखकर वीर उसे फौरन डॉक्टर के पास ले गया और वहां डॉक्टर ने कुछ टेस्ट करके उसे दर्द की दवाई दे दी। रात की हुई सारी घटना अभी भी रीवा के दिमाग में घूम रही थी, इसीलिए वह चुपचाप वीर की सारी बात मान रही थी। वीर ने रीवा के घर वालों को भी इस बारे में बताया। तब उन लोगों से रहा नहीं गया और वो लोग रीवा से मिलने आए। इसी दौरान वीर कमरे से बाहर आ गया ताकि वह लोग आपस में अच्छे से बात कर सके। इसी मौके का फायदा उठाकर रीवा ने उन्हें रात में हुई सारी बात बताई। यह सब सुनकर उन्हें काफी ज्यादा हैरानी हुई, क्योंकि वीर का बर्ताव बिल्कुल सामान्य लग रहा था और वह ऐसी हरकत कैसे कर सकता है। लेकिन उन्हें अपनी बेटी का भी पता था कि वह ऐसा नहीं कर सकती। ऊपर से जब रीवा ने उन्हें बताया कि रात में वीर की आंखें छड़ी हुई थीं और चेहरे पर बिल्कुल कोई एक्सप्रेशन से नहीं थे, तो उन्हें इससे लगने लगा कि हो ना हो वीर के ऊपर किसी प्रेत का साया है। इसलिए उन्होंने सोचा कि क्यों ना वीर को किसी तांत्रिक या औंजा को दिखा दिया जाए। उन लोगों ने अपने किसी दोस्त और रिश्तेदारों को फोन करके कुछ दिनों के अंदर अंदर ही एक तांत्रिक का पता निकलवाया। जब तक वह लोग उस तांत्रिक का पता लगा रहे थे, तब तक वो लोग रीवा को अपने घर ले आए थे, क्योंकि वह नहीं चाहते थे कि रीवा के साथ अब दोबारा से ऐसा कुछ हो। रीवा डॉक्टर की दवाई तो खा रही थी, लेकिन उसके शरीर का दर्द अब भी बंद नहीं हुआ था। दवा खाने से उसे दर्द का एहसास कम जरूर होता था। वो तांत्रिक उन लोगों से बात करने के लिए जब रीवा के घर आया, तब रीवा को देखते ही वह बोला, इस लड़की के ऊपर किसी खतरनाक भटकती आत्मा का साया है। यह सुनकर वह पूरा परिवार एकदम दंग रह गया, क्योंकि कहां तो उन लोगों ने वीर के लिए उस तांत्रिक को बुलाया था, लेकिन यहां तो उनकी बेटी के अंदर ही इस तरह की चीजों का पता चल रहा है। यह सब सुनकर रीवा की मां बोली कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि हमारी बेटी के ऊपर कुछ हो, आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई है। यह सब सुनकर उस तांत्रिक ने एक नजर रीवा को देखा और फिर अगले ही पल अपनी पोटली में हाथ डालकर कुछ अजीब से मंत्र बुदबुदाने लगा। अब इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, उस तांत्रिक ने अपने थैली में से कुछ अजीब सा पाउडर निकालकर रीवा के ऊपर डाल दिया। वह पाउडर पड़ते ही रीवा बुरी तरह तड़पने लगी और फिर अगले ही पल उसके शरीर में से काला सा धुआं निकालकर ऊपर हवा में उड़ने लगा। इसी के साथ ही किसी बच्चे के चीखने की आवाजें आने लगी। घर के सारे लोग आंखें फाड़े यह सब देख रहे थे। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि उन्होंने अभी अपनी आंखों से क्या देखा। इन सब के बाद रीवा काफी ज्यादा अशक्त हो गई और वह घुटनों के बल जमीन पर बैठ गई। तब उसके पिता ने उसे संभाला और फिर वो तांत्रिक बोला, डरो मत, अब ये ठीक है, बस थोड़ी सी कमजोर है। लेकिन आपने कहा था कि आपके दामाद के ऊपर भी कुछ है। आपका दामाद कहाँ है, उसे मुझे दिखाइए। तब रीवा के पिता उस तांत्रिक को लेकर वीर के घर आ गए। वहां जाकर वह तांत्रिक बोला, यह घर सच में बहुत अजीब है, क्योंकि यहां पर मुझे एक नहीं बल्कि 4 भटकती आत्माओं के संकेत मिल रहे हैं। ये सारे शायद किसी खास मकसद से यहां पर है। तब रीवा के पिता बोले, हमारा दामाद अजीब सी हरकतें करता है, शायद वह काला जादू वगैरह जानता है। इस पर वह तांत्रिक कुछ न बोला, क्योंकि उसे यहां पर बात कुछ और ही लग रही थी। वो यहां के माहौल को अच्छी तरह से समझने की कोशिश कर रहा था। कुछ समय बाद जब वीर उनके सामने आया तो उसे देखकर उस तांत्रिक ने रीवा के पिता से कहा, आपका दामाद बिल्कुल सही है, इसके में से किसी भी तरह के कोई तामसिक ऊर्जा के संकेत नहीं मिल रहे हैं। यहां गड़बड़ कुछ आ रही है। इसके बाद जब सुगंधा पानी लेकर आई तो उसे देखकर वो तांत्रिक बोला, इस औरत में कुछ गड़बड़ जरूर है, इसमें से मुझे बहुत ही अजीब तरह के तामसिक ऊर्जा के संकेत मिल रहे हैं। यह सुनते ही सुगंधा के चेहरे पर एक भयानक मुस्कान आ गई और वो बोली, मुझे लगा ही था कि आज नहीं तो कल तुम लोग मुझ तक पहुंच ही जाओगे, लेकिन मैं अपने के पर इतनी आसानी से पानी नहीं फिरने दूंगी। ये बोलकर उसने एकदम से वीर की गर्दन दबोच ली और इससे पहले कि वह उसकी गर्दन मरोड़ती,
वो तांत्रिक बोला, तेरी इस लड़के से ऐसी भी क्या दुश्मनी है जो तू इसके ऐसे पीछे पड़ी है? यह सुनकर सुगंधा अपनी जगह पर रुकी और बोली, इस लड़के ने मेरा पूरा खानदान खत्म कर दिया, मेरे बच्चों को मार डाला, मेरा पति और यहां तक कि मुझे भी मार डाला। तो ऐसे में मैं इसका खानदान कैसे बढ़ने दे सकती हूं? ये जिंदा जरूर रहेगा, लेकिन कभी इसका परिवार नहीं बढ़ सकेगा। यह सुनकर वीर हैरानी से बोला, आखिर तुम हो कौन और ऐसा क्यों बोल रही हो? मैंने तो कभी तुम्हारे साथ कुछ नहीं किया। मैंने तुम्हारे साथ तो क्या, किसी के साथ कभी कुछ नहीं किया। मैं इस लायक था ही नहीं कि किसी का बुरा कर पाऊं। अभी जाकर मेरे जीवन में थोड़ी खुशियां आई हैं और तुम्हारी वजह से वह सब भी खराब हो रहा है। आखिर कौन हो तुम? तब सुगंधा के शरीर में मौजूद वो साया बोला, मैं तेरी मां हूं, तेरी सौतेली मां, जिसे तूने मार डाला था। तूने सारी संपत्ति हड़पने के लालच में हम सभी को मार डाला और आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। यह सब सुनकर वह तांत्रिक बोला, तुम्हें कैसे पता कि इसने तुम्हें मारा है? क्योंकि जब तुम्हारी मौत हुई थी यह काफी छोटा था और इसके पास पैसे भी नहीं होते थे। जहां तक मुझे पता है, तो फिर यह तुम्हारे साथ ये सब कैसे कर सकता है? यह सुनकर सुगंधा गुस्से में चीखते हुए बोली, अगर ऐसा है तो हमें किसने मारा? हमारे बाद सब इसका होता, इसलिए इसने ये सब किया है। यह सुनकर वो तांत्रिक बोला, मैं तुम्हारी उलझन समझ रहा हूं, इसलिए मैं इसमें तुम्हारी मदद करूंगा। मैं एक तरह का तंत्र सक्रिय करूंगा जिसमें तुम्हारी मौत से पहले की सारी चीजें तुम्हें दिखाई देंगी, लेकिन इसके लिए तुम्हें इस लड़के के शरीर में आना होगा, क्योंकि ये तुम्हारे पति की सगी औलाद है, तो इसमें तुम्हारे पति का अंश होगा। लेकिन ध्यान रहे, वो सारी यादें इस लड़के के दिमाग में भी रहेंगी। वीर के मृत घर वालों के प्रेत इसके लिए मान गए और वो सारे वीर के शरीर में समा गए। इसी के साथ ही वीर वहीं बेहोश हो गया। इसी दौरान उस तांत्रिक ने जमीन पर सफेद वभूत से वीर के आसपास गोल घेरा बनाया और उसके पास बैठकर अजीब से मंत्र बुदबुदाने लगा। इसी के साथ ही वीर को सब दिखाई देने लगा। वीर की मां गुजर चुकी थी। उसकी वजह से उसके पिता रवि ने सलोनी नाम की औरत से दूसरी शादी कर ली। सलोनी रवि की प्रेमिका थी और शादी से पहले ही उनके बीच में संबंध थे, और जब वीर की मां मरी तो रवि को मौका मिल गया सलोनी से शादी करने का। रवि ने दूसरी शादी की और उसके बाद वीर ने कम उम्र से काफी कुछ झेला था। उसके पिता वीर पर जुल्म होते हुए हर रोज देखते, लेकिन कुछ करते नहीं थे। शायद वो अपनी पत्नी के मोह में थे। उसकी सौतेली मां को 2 लड़के हुए थे। भले ही वह उस घर का बेटा था, लेकिन उसकी हालत वहां किसी नौकर से कम भी नहीं थी। ताकि वह बड़े होकर ज्यादा कुछ न कर पाए और हमेशा उनकी जी हुजूरी करे, इसके लिए उसकी सौतेली मां ने उसे पढ़ने भी नहीं दिया था, जबकि उसके दोनों सौतेले भाई अच्छे स्कूलों में जाते थे। वीर जब भी इस बारे में अपने पिता से बात करता कि उसे भी स्कूल जाना है, बाकी बच्चों की तरह पढ़ना लिखना है, तो उसके पिता उसे डांट देते। जब पिता ही उसे ऐसे डांट रहे थे तो मां क्या कम थी। उसकी मां भी उससे सुनाने लगती और उसे उस दिन खाना नहीं मिलता। वीर के मामा मामी भी थे और इसी के साथ ही बाकी रिश्तेदार भी थे, लेकिन जब सगा पिता ही साथ ना दे तो रिश्तेदार क्या ही साथ देते, और यही वीर के साथ भी हो रहा था। वीर अब 17 साल का हो चुका था और अब उसकी सौतेली मां सलोनी को लगने लगा था कि किसी भी समय उसे वीर को उसका हिस्सा देना पड़ सकता है। इसलिए उसने एक खौफनाक कदम उठाया। उसने एक रात रवि से कहा, देखिए जी, हमारे अपने भी बच्चे हैं और मैं उस लड़के को एक फूटी कौड़ी नहीं दूंगी। ये मेरे बच्चों का हक है और अब वो बड़ा हो रहा है और आज नहीं तो कल अपना हक जरूर मांगेगा, और वो अपना आधा हिस्सा लेकर अलग हो जाएगा तो हमारे पास क्या रहेगा। ये सुनकर रवि सोचने लगा। उसे भी उसकी बात सही लग रही थी। रवि कहने को तो वीर का पिता था, लेकिन वीर की मां के मरने के बाद उसे उससे कोई खास लगाव रह नहीं गया था। यही वजह थी कि वीर चाहे भूखा रहे तब भी उसे फर्क नहीं पड़ता था। यही सब सोचकर उसने कहा, तो क्या चाहती हो कि हम उसे इन सब से बेदखल कर दें? ये सुनकर सलोनी बोली, अगर यह सब इतना आसान होता तो बात यहां तक पहुंचती ही नहीं।
इसके मामा मामी पैसों के इतने लालची हैं कि वह इसके लिए लड़ेंगे, इसलिए फसाद की जड़ को ही खत्म करना पड़ेगा। हमें इस लड़के को खत्म करना पड़ेगा, लेकिन यह काम हमें ऐसे करना है कि किसी को शक ना हो। कुछ ऐसे जहर होते हैं जो रोज रोज खाने में थोड़ा थोड़ा दो तो इंसान मर जाता है और उसकी मौत भी सामान्य लगती है। रवि इसके लिए मान गया और इन सब की इस काम में मदद की सलोनी के भाई रजत ने। रजत भी बिल्कुल नहीं चाहता था कि वीर को भी कुछ मिले, इसी के साथ ही उसकी भी नजर इस जायदाद पर थी, इसलिए उन लोगों ने एक प्लान बनाया। तय समय पर रजत सलोनी के घर आया। उस समय वीर घर के काम कर रहा था। आते ही उसने सलोनी से कहा, अरे दीदी, तुम इस लड़के को इतना परेशान क्यों कर रही हो? अभी तो इस लड़के के खेलने कूदने के दिन हैं और तुमने इसे अभी से काम में लगा दिया। मैं जब भी आता हूं तब तुम इसके साथ ऐसा ही बर्ताव करती हो। अब लड़का बड़ा हो रहा है, इसलिए यह सब करना बंद कर दो, वरना मैं मम्मी पापा से तुम्हारी शिकायत कर दूंगा। यह सुनकर सलोनी बोली, अपने घर का काम करना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन चलो तुम कहते हो तो आज के बाद नहीं करवाऊंगी। वीर को इन सब से काफी ज्यादा खुशी हो रही थी और अब वीर का भी अच्छे से ख्याल रखा जा रहा था, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि उसे रोज खाने में थोड़ी थोड़ी मात्रा जहर दी जा रही थी। रजत उनके घर पर ही रुका हुआ था, यह बोलकर कि वह वहां से अपनी पढ़ाई पूरी कर रहा है। उन सबको इससे कोई आपत्ति नहीं थी, लेकिन इसी दौरान एक दिन रजत किसी काम का बोलकर घर से निकला और वो एक आदमी से मिला। वहां पर उसने उस आदमी से एक शीशी ली और तब उस आदमी ने कहा, यह हमारे गांव का जंगली पौधे का जहर है। वैसे तो यह काफी ज्यादा उपयोगी है, लेकिन इसकी थोड़ी सी मात्रा अगर ज्यादा ली जाए तो जान तक ले सकती है। लेकिन भला तुझे इसकी क्या जरूरत पड़ गई? तब रजत ने कहा, बस आजकल कमर में दर्द रहता है, इस वजह से मैंने यह तुझसे मंगवाया। अब यह सब छोड़ और तू मुझे यह बता कि ये कितना कितना लेना ठीक रहेगा। उसके बाद उस आदमी ने रजत को सारी बातें बता दी और रजत वापस घर आ गया। रजत इसे अब किसी के ऊपर ट्राई करना चाहता था। वह जानना चाहता था कि यह सच में काम करेगा या नहीं। उसी समय सलोनी रसोई में आई, क्योंकि उसे अपने छोटे बेटे के लिए कुछ बनाना था। रजत ने ये देख लिया और उसके दिमाग में एक योजना आई। वह भी रसोई में पानी लेने के बहाने से गया और फिर मौका देखते ही वह जंगली जहर उस खाने में मिला दिया। उसने उसमें इतना जहर मिलाया था जिससे कि किसी की भी जान जा सकती थी। सलोनी ने वह खाना जैसे ही अपने बेटे को खिलाया तो कुछ समय तक तो वह ठीक रहा, लेकिन फिर 1 घंटे बाद ही उसे तेज बुखार लग गया। सलोनी को लगा कि यह मामूली बुखार है, इसलिए उसने घर पर ही उसका उपचार करने का सोचा, लेकिन कुछ ही देर में उस लड़के ने दम तोड़ दिया। सलोनी का छोटा बेटा मर चुका था। यह देखकर रजत ने मन ही मन सोचा कि यह जहर वाकई अच्छा काम करता है। किसी को शक भी नहीं हुआ और उसने अपना काम भी कर दिया। सलोनी को अपने बेटे की मौत का काफी दुख हुआ और उसे इन सब का जिम्मेदार वीर लग रहा था। उसने वीर के साथ मारपीट की और कहा कि वीर मनहूस है। तभी उसका साया पड़ते ही उसके बेटे के साथ ये सब हुआ। इन सब की वजह से उसने वीर को बहुत मारा और इसी के साथ ही उसने वीर को खाना भी नहीं दिया। यहाँ वह यह बात भूल गई थी कि उसे वीर को लगातार 1 महीने तक वो धीमा जहर देना है, तभी उसकी मौत होगी। लेकिन गुस्से और आवेश में आकर यह बात उसके दिमाग से निकल ही गई और अब वीर वापस पहले की तरह हो गया था। इन सबको 15-20 दिन बीत गए और अब वीर को वापस जहर वाला खाना दिया जा रहा था। इन्हीं सब के दौरान रजत के दिमाग में आया कि कहीं पहली बार सच में उसे बुखार ही तो नहीं हो गया था। यही सब सोचकर उसने दोबारा से वह जहर ट्राई करने पर सोचा और इस बार उसने वीर के ऊपर यह ट्राई करने का सोचा। उसने मिठाई ली और उसमें वही जहर मिलाकर वीर को देने गया, लेकिन उसे यह करते हुए सलोनी ने देख लिया और उसने वह मिठाई उसके हाथ से छीन ली और कहा, इस लड़के की वजह से मेरा बेटा मारा गया और तुम इसे मिठाई खिला रहे हो। वीर उस समय वहीं था, इसलिए वह उसके आगे कुछ बोल नहीं पाया और सलोनी वो मिठाई ले गई। सलोनी ने मिठाई ले जाकर अपने बड़े बेटे को खिला दी। ये देखकर रजत ने अपना माथा पीट लिया, लेकिन फिर उसने सोचा कि चलो कोई बात नहीं, वीर तो वैसे भी उस धीमे जहर से मर जाएगा,
लेकिन उसे उसकी बहन और उसके पूरे परिवार को भी तो खत्म करना है। यही सब सोचकर उसने कुछ नहीं बताया। अगर वह समय रहते सलोनी को यह बता देता तो उस बच्चे की जान बच सकती थी, लेकिन रजत ने ऐसा नहीं किया। कुछ ही घंटे में सलोनी का बड़ा बेटा भी मर गया। सलोनी को इन सब से काफी ज्यादा झटका लगा, क्योंकि एक ही झटके में उसकी कोख उजड़ गई थी। इस मुसीबत की घड़ी में सब उसे संभालने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन सलोनी की आंखों के आगे बार बार अपने बच्चों का चेहरा आ रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि एक ही झटके में कैसे उसके दोनों बच्चे खत्म हो गए, जबकि वह दोनों बिल्कुल स्वस्थ थे। रवि को अब इसमें कुछ गड़बड़ लगने लगी थी, क्योंकि यह कोई इत्तेफाक तो नहीं हो सकता था। वह इन्हीं सब के बारे में सोच रहा था। तभी एक रात जब रवि, सलोनी और रजत साथ में बैठे थे, इसी दौरान रवि बोला, जो कुछ भी हुआ मुझे इसमें किसी षड्यंत्र की बू आ रही है। मुझे लगता है कि किसी ने जानबूझकर ये किया है। मैं सोच रहा हूं कि पुलिस में चला जाऊं। यह सुनकर रजत के पसीने छूटने लगे, लेकिन फिर ठीक इसी दौरान उसने अपना दिमाग चलाया और बोला, इस तरह की हरकत कोई तभी करता है जब उसे किसी तरह का कोई फायदा हो। और एक बात बताइए, आपके बच्चों के मरने के बाद सब कुछ किसका होगा? यह सुनकर रवि और सलोनी दोनों एक दूसरे का मुंह ताकने लगे, क्योंकि रजत का शक यहां पर वीर के ऊपर था। अब इससे पहले कि वह दोनों कुछ बोलते, रजत दोबारा बोला, अब इस घर का इकलौता वारिस वह ही रह गया है। मुझे तो लगता है कि यह सब उसी का किया धरा है। वैसे भी वह कोई बच्चा नहीं है, पूरे 17 साल का हो चुका है। वह बचपन से यह सब देख रहा है, तभी तो वह अभी यहां से शायद निकालना चाहता है। उसे पता था कि यह सब उसका तभी हो सकता है जब उसके सौतेले भाई मरेंगे। और अब देखो, इन सब से सलोनी को काफी ज्यादा गुस्सा आया और उसने कहा, अभी के अभी पुलिस को फोन करके इस लड़के को पकड़वाओ। मैं इसे यहां पर और बर्दाश्त नहीं कर सकती। यह सुनकर रजत दोबारा बोला, ठीक है, तो तुम उसे पुलिस में पकड़वा दो, लेकिन यह बताओ उसके बाद क्या होगा? वीर की उम्र अभी 18 साल नहीं है, वह अभी सिर्फ 17 साल का है, और कानून के हिसाब से वह अभी बच्चा है, तो उसे कोई सजा नहीं होगी, बल्कि कुछ साल वह बच्चों वाली जेल में रहेगा और उसके बाद वापस आ जाएगा और फिर भी उसका सब हो ही जाएगा ना। यह सुनकर रवि बोला, हाँ, बात तो तुम्हारी सही है साले साहब, तो अब हमें क्या करना चाहिए? रजत बोला, तुम दोनों अपना सब किसी और के नाम कर दो, उसके बाद इसके मन की नहीं होगी, और जब एक बार यह लड़का मर जाए तो फिर तुम सब वापस अपने नाम करवा लेना। यह सुनकर रवि बोला, कुछ भी किसी के नाम करवाने की क्या जरूरत है? इस लड़के के मरते ही सब परेशानी खत्म हो जाएगी, इसलिए अब इसके खाने में कुछ ना कुछ मिलाते रहो। सलोनी को भी यह बात सही लगी और यह बात आई गई हो गई, लेकिन यहां पर रजत को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था, क्योंकि अगर यह लोग अभी सारा कुछ इसके नाम कर देते हैं तो उसका इरादा पूरा हो जाता, लेकिन यहां पर ऐसा कुछ भी नहीं है। इसलिए अब इसने सोच लिया था कि उसे सलोनी और रवि को रास्ते से हटाना ही पड़ेगा, तभी सब कुछ उसका होगा। रही बात वीर की, तो वीर को यह लोग मार डालेंगे। वीर को दोबारा से स्नो पॉइजन देने शुरू कर दिए। वहीं रजत भी इस ताक में था कि कब वीर मरे और वह अपने दीदी और जीजा को मार डाले। लेकिन वह बोलते हैं ना, जाको राखे साइयां मार सके ना कोई, वही वीर के साथ भी हुआ। देवेंद्र उनके घर आया और फिर वीर से कहा कि वह कुछ दिनों के लिए उसके साथ चले। यहां इतने टाइम तक तो देवेंद्र को उसकी याद नहीं आई, लेकिन जब उसे पता चला था कि उसके सौतेले भाई मारे गए हैं, तब से उसे पता चल गया था कि सब कुछ अब वीर का होगा। इसलिए अब वो वीर को काफी लाड प्यार में रख रहा था। रवि उसे भेजना तो नहीं चाहता था, लेकिन उसके पास और कोई चारा नहीं था, क्योंकि वह उसकी पहली पत्नी का भाई था और अभी उसकी दूसरी पत्नी का भाई उनके साथ ही रह रहा था, और अगर वह मना करता तो वह बहुत ही उल्टी सीधी सुना देता। इसलिए उन्होंने वीर को देवेंद्र के साथ भेज दिया। और इन्हीं सब के दौरान एक दिन जब रजत बाहर था, तभी सलोनी उसके कमरे में आई और उसकी अलमारी ठीक करने लगी। ठीक इसी दौरान उसे वह शीशी मिली। इसी समय रजत जब वापस आया तो उसने सलोनी के हाथ में वो शीशी देख ली और उससे वापस ले ली। तब सलोनी ने उससे पूछा कि आखिर ये क्या चीज है? तब रजत बोला,
कुछ नहीं दीदी, बस मेरी कमर में आजकल दर्द रहने लगा है तो दोस्त से बोलकर ये जड़ी बूटी मंगवाई थी। रोज रात को खाने के बाद ले लेता हूं तो आराम मिलता है। ये सुनकर सलोनी वहां से चली गई और इन सब के कुछ दिन बाद जब रजत अपने कमरे में सो रहा था तभी सलोनी उसके पास आई और उसकी अलमारी से वो शीशी निकाल ली, क्योंकि उसके और रवि की कमर में दर्द हो रहा था। उसने वो दवाई खुद भी खा ली और रवि को भी खिला दी, लेकिन सलोनी को ये नहीं पता था कि कितनी दवा लेनी है और उसने ये सोचा कि आयुर्वेदिक चीज है इसलिए नुकसान नहीं करेगी। ये सोचकर उसने लगभग 1 चम्मच वो दवा ले ली और 1 चम्मच अपने पति को भी खिला दी। उन दोनों ने काफी मात्रा में वो दवा ले ली थी, इसलिए उन दोनों को ये दवा खाने के थोड़ी देर बाद घबराहट सी महसूस होने लगी और इसी दौरान उन्हें भम्र भी होने लगे। उन दोनों ने देखा कि वीर की मरी हुई मां उन्हें डरा रही थी कि वो उसे मार डालेगी, क्योंकि वो दोनों उसके बेटे की जान लेना चाहते हैं। दोनों पति पत्नी इससे काफी ज्यादा घबरा गए थे और यहां वहां भागने लगे। इसी दौरान सलोनी सीढ़ी से फिसलकर गिर पड़ी। वहीं रवि को भी दिल का दौरा पड़ा। जब तक रजत घर आया वो दोनों मर चुके थे। उसने अपने सभी रिश्तेदारों को बुलाया और सबसे रोते हुए कहने लगा कि पैसों के लालच में वीर ने इस पूरे खानदान को खत्म कर दिया। उसने जरूर अपने मामा मामी के साथ मिलकर कोई टोना टोटका किया होगा। सलोनी के घर वाले तो ये बात मान गए और वीर को भला बुरा कहने लगे। तब रजत ने यह भी कहा कि वीर से सारी जायदाद ले लेनी चाहिए, लेकिन वीर अब उस घर का एक ही सदस्य बचा था और कानूनन सब उसका ही था और इतने विरोध के बावजूद सब उसे ही मिला। और फिर उसका मामा देवेंद्र उसे अपने साथ घर ले आया। ये सब देखकर वीर की आंखें खुली और इसी के साथ ही सलोनी और उसके पति की आत्मा उसके शरीर से बाहर आ गई। सलोनी को यकीन नहीं हो रहा था कि उसके सगे भाई ने उसका घर बिगाड़ दिया। वहीं रवि को भी काफी गुस्सा आ रहा था और वो बोला, वीर, मैंने हमेशा तुम्हारे साथ गलत किया और इसका फल मुझे ये मिला कि जिसके ऊपर मैंने भरोसा किया उसी ने मेरे पूरे खानदान को खत्म कर दिया। अब मैं यहां से जा रहा हूं क्योंकि मुझे मेरे सवालों के जवाब मिल गए। इन सब के बाद वो सारी आत्माएं वहां से चली गई और फिर कभी वीर को परेशान नहीं किया। लेकिन हाँ, कुछ दिनों बाद ये खबर भी आई कि रजत कई दिनों से कुछ अजीब हरकतें कर रहा था। वो बार बार सलोनी का नाम लेकर बोल रहा था कि दीदी मुझे माफ कर दो, और इन सब के बाद उसकी छत से गिरने से मौत हो गई। शायद सलोनी ने अपना बदला पूरा ले लिया था, लेकिन वीर सोच रहा था कि आखिर इतने साल तक उसने किस जुर्म की सजा भुगती। अब यह तो कहा नहीं जा सकता कि उसने किन कर्मों की सजा पाई, लेकिन कहीं ना कहीं इसमें भी भगवान की हमारी भलाई के लिए बनाई गई योजना होती है और हम हर चीज का अर्थ जान नहीं सकते। भगवान सबकी लाइफ में कुछ ना कुछ चीज उसके आगे फ्यूचर के लिए या किसी दूसरे बड़े संकट से बचाने के लिए उसके सामने छोटे मोटे संकट रख देता है, और जो फल हमें मिल रहा होता है वह हमारे पिछले कर्मों से जुड़े हुए होते हैं। कभी कभी हम कह देते हैं कि भाई हम तो अच्छे कर्म कर रहे हैं, फिर हमारे साथ गलत क्यों हो रहा है? तो इसका कारण होता है हमारा प्रारब्ध, हमारे पिछले जन्म के कई कर्म, जिनके परिणाम हमें आगे आने वाले कई जन्मों में धीरे धीरे करके मिलता रहता है। हालांकि इन बातों पर आप और ज्यादा दूसरे संत जनों से सुन सकते हैं, जो मुझसे भी बेहतर आपको बता पाएंगे और समझा पाएंगे। मेरा काम यहाँ पर स्टोरी बताने का ज्यादा है, तो मैं इस पर ज्यादा फोकस रहता हूँ। फिर भी कभी कभी कोशिश करता हूँ कि आपको बाकी चीज भी सिखाता रहूँ, और उम्मीद करता हूँ कि आपको यह स्टोरी भी काफी अच्छी लगी होगी। चलिए अब कुछ साथियों का धन्यवाद करते हैं। वैशाली चौहान, सत्येंद्र कश्यप कानपुर, दीक्षा द्विवेदी, कीर्ति एंड मधु जालंधर, श्याम सुंदर शर्मा अजमेर, शिवमोग्गा श्रीनिवास बेंगलुरु, रेखा नेलाली ओमान, साजिद खान राजू दिल्ली, अर्जुन सिंह आगरा, सत्या गोरखपुर। सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद, और इस स्टोरी को तैयार करने में हमारी मदद की है ममता साय ने। चलिए मिलते हैं अगली नई स्टोरी पर।